चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस में अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर की। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में सबसे बड़े एक्शन की तैयारी है मेनका। एसटीएफ के रडार पर 2 विधायक आ गए हैं और इन विधायकों पर भी जल्द एक्शन हो सकता है। इन विधायकों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। इनमें से एक विधायक का करीबी शख्स गिरफ्तार हो चुका है। उत्तरकाशी से हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और बताया जा रहा कि हाकम सिंह का इन दोनों ही विधायकों से करीबी संबंध है। और आज भी पेपर लीक मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। अंकित रमोला नाम के आरोपी को उत्तरकाशी से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अंकित रमोला भी हाकम सिंह का करीबी है और अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि 2 विधायक एसटीएफ की रडार पर आ चुके हैं। जल्द ही सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। एसटीएफ ने मामले की जांच में ईडी को भी शामिल करने का प्लान बनाया है। रमोला की हुई है, जो नौगांव उत्तरकाशी के निवासी है, और ये जो अभी पूर्व में अभियुक्त हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया था, ये इससे लगातार निरंतर जुड़ा हुआ था इस परीक्षा में। साथ ही साथ इसमें उनको मदद के लिए वो छात्रों को लाना ले जाना और साथ ही साथ परीक्षा लीक में भी डायरेक्टली हाकम के साथ काम कर रहा था। इसलिए इसके साक्ष्यों के आधार पर से गिरफ्तारी की गई है। पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि अगर कोई और जांच भी करानी पड़ेगी तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि और भी जांच की जरूरत पड़ेगी तो वो जांच भी कराई जाएगी, इसके लिए वो तैयार हैं। पेपर लीक मामले के आरोपी हाकम सिंह की कई नेताओं के साथ फोटो के सवाल पर सीएम ने कहा कि आना जाना किसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो भी बचेगा नहीं, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लगातार जांच जारी है और जब तक अंतिम व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जांच चलती रहेगी। और भी अगर कोई जांच करनी पड़ेगी तो हम उस जांच से भी पीछे नहीं। जहां तक आना है जाना है वो तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। और इधर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने पेपर लीक मामले में बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका लिंक बीजेपी से है और साथ ही उन्होंने कहा कि छोटी मछली पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इसमें भी जो अधीनस्थ चयन आयोग है, इसमें भी जो हम लोगों ने जब आंदोलन किया, हम लोगों ने घेराव हो गया सचिवालय का, तो सरकार ने एसटीएफ की जांच बैठाई और अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दिया। और उसके बाद एक हाकम सिंह नाम का एक जिला पंचायत सदस्य जो बीजेपी से ताल्लुक रखता है वो पकड़ा गया और उसके बाद अनेकों सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उसके नज़दीकी संबंध सभी मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से रहे हैं बीजेपी के, और राज्य के कई बड़े अधिकारियों से भी उसके संबंध रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और मामले में विजिलेंस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास यादव 23 जून से ही जेल में बंद है। इस मामले में यादव की पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इधर हरिद्वार पुलिस ने यूपी पुलिस की तर्ज पर कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी विष्णु अरोड़ा की परेड करवाई है। आरोपी विष्णु खन्ना नगर गोलीकांड का मुख्य आरोपी है जो 6 अगस्त से ही फरार चल रहा था। आपको बताते चले कि मुख्य आरोपी के साथ पुलिस ने 5 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने परेड कराने की बात से फिलहाल इनकार किया है और कहा है कि आरोपी को सिर्फ घटनास्थल से लाया गया था। परेड नहीं कराई गई है। वहाँ पे खन्ना नगर में जो घटनास्थल था उसका निरीक्षण कराया गया। घटनास्थल था वो उससे निरीक्षण कराया गया और कौन कौन थे पुलिस जो भी हमारा आईओ है उससे पूछताछ किया। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में एक बिजनेसमैन के 45 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। महिला ने अश्लील वीडियो बनाकर कारोबारी से 45 लाख रुपए ठगे हैं। पीड़ित कारोबारी सालों से महिला के साथ वीडियो चैट कर रहा था। मामले में कोर्ट के आदेश पर रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। कारोबारी का कहना है कि मुंबई दौरे पर उसकी महिला से मुलाकात हुई थी।
आपको बता दें कि मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके बाद अश्लील वीडियो के नाम पर महिला ने पैसे मांगना शुरू कर दिया और कारोबारी ने लोक लाज के डर में 45 लाख रुपए भी दे दिए। लेकिन इससे बाद भी डिमांड नहीं रुकी तो फिर पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। उधर रुद्रपुर में लूट की एक वारदात हुई, जहां पर नेशनल हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक को बदमाशों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने ट्रक में घुसकर उसमें सो रहे पिता और पुत्र को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर 30 किलोमीटर दूर ले जाकर बाजपुर क्षेत्र में हाईवे किनारे फेंक कर फरार हो गए। आपको बताते चले कि इस दौरान बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट भी की और हरियाणा निवासी पीड़ित बाप बेटे ने बाजपुर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। लूट के खुलासे के लिए पुलिस की 2 टीमें यूपी भेजी गई हैं। इसमें जो तहरीर आई है उसमें वादी ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास उन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई थी और वो गाड़ी में ही थे। उसके बाद उन्होंने गाड़ी चोरी की और उनको आगे दोराहा पे उतार के चले गए। तो मेनका अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पे बेस अस्पताल में 14 साल की नाबालिग ने एक नवजात को जन्म दिया है। घटना के बाद अस्पताल सहित क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नाबालिग के साथ रेप किसने किया वो फिलहाल नहीं बता पा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच में जुट गई। नैनीताल जिले के क्वारब का ये मामला बताया जा रहा है। बेस अस्पताल से PII की 14 साल की नाबालिग है और जिसने अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है। तो इस संबंध में जांच के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। इधर काशीपुर का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुलदार पेड़ पर बैठा हुआ है। ये वीडियो शमशान घाट के पास का बताया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में डर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया और ये वीडियो काशीपुर का है, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल न्यूज़ 18 नहीं करता। खबर उत्तरकाशी से है। यहाँ 27 घंटे से अभी भी यमुनोत्री हाईवे बंद है। यमुनोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद है और पहाड़ी से रुक रुक कर लगातार भूस्खलन हो रहा है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर हो रहे भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे और एक लिंक मार्ग भी बंद है। हाईवे बंद होने से बड़ी संख्या में यात्री कल से ही जगह जगह फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। आपको बता दें कि कल भी धरासू बैंड के पास ये भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर आकर गिर गया था। तो मेनका धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण ऋषिकेश में सरकार 6 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने जा रही है। ये रोपवे ऋषिकेश ISBT से लेकर त्रिवेणी घाट और त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक बनेगा। इस रोपवे से 36 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर की रह जाएगी। आपको बता दें कि रोपवे के 4 स्टेशन बनेंगे। ISBT, त्रिवेणी घाट, नीलकंठ और चौथा पार्वती मंदिर एरिया स्टेशन होगा। साथ ही 1 घंटे में इस रोपवे से 2000 लोगों का आना जाना होगा और इसे अगले 30 साल के प्लान से बनाया जा रहा है। ऋषिकेश में सैलानियों का दबाव कम करने के लिए ये योजना बनाई जा रही है। जब ये बनेगा तो एक तो जो हमारे यहाँ की खूबसूरती है उसको निहारेगा, एक जो ट्रैफिक का जो पॉल्यूशन होने वाला है वो बचेगा, पर्यावरण दृष्टि से हमें लाभ होगा। तो हम ये मानते कई बिंदुओं पे हम लोग इसको बहुत अच्छा मान रहे हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन का आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सभी मेंबर्स ने निरीक्षण किया, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से रेलवे स्टेशन को महफूज नहीं पाया गया। साथ ही इसके अलावा पार्किंग की दिक्कत के साथ रेलवे स्टेशन पर LED स्क्रीन की कमी भी पाई गई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि स्टेशन सफाई के मामले में तो अच्छा है और इसे इसी तरह से मेंटेन रखने की जरूरत है। वहीं रेलवे बोर्ड ने 2.5 करोड़ रुपए दून रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए भी जारी कर दिए हैं, ताकि ट्रैक निर्माण से लेकर स्टेशन का विस्तार किया जा सके। I think that per day the 10,000 passengers are going and coming, so some redevelopment is must. Okay, the Ministry of Railways already allotted 2.5 crores for the redevelopment of Dehradun railway station.
पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ऋषिकेश आज एम्स में इलाज के लिए पहुंचे। कमजोरी के चलते खंडूरी एम्स में चेकअप के लिए पहुंचे, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने उनका चेकअप किया। हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन कुछ कमजोरी के बाद पूर्व सीएम खंडूरी चेकअप के लिए एम्स पहुंचे थे। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन करने पहुंचे और इस चैंपियनशिप में राज्य भर से 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 25 अगस्त को टूर्नामेंट का समापन होगा और सीएम धामी ने भी इस दौरान बैडमिंटन में हाथ आजमाया और सीएम ने भी बैडमिंटन खेला। सीएम धामी ने कहा कि खेल में युवाओं को बढ़ावा देना जरूरी है और नई खेल नीति को और भी बेहतर करेंगे। सीएम ने कहा कि जहां सुधार की गुंजाइश होगी वहां पर सुधार भी करेंगे। तो मेनका 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कैंडिडेट खोजना आसान नहीं होगा। लगातार हार के बाद युवा नेता हौसला नहीं जुटा पा रहे, लेकिन 73 साल के कांग्रेस नेता हरीश रावत हार नहीं मानना चाहते। बिल्कुल, हरीश रावत कुछ इसी तरह का उनका जज्बा भी रहा है और टिकट से लेकर रिजल्ट तक क्या हो सकता है, इस पर अभी से सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी, जिन्होंने गढ़वाल सीट से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गए, तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और वो भी हार गए। दोनों नेताओं का ताल्लुक गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से, पर पूर्व सीएम हरीश रावत के एक बयान पर जिस तरह के रिएक्शन दोनों नेताओं की तरफ से आए हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस के लिए 2024 में 5 लोकसभा सीटों में उम्मीदवार चुनना भारी पड़ेगा। पर जहां तक लोकसभा की बात है, मैं समझता हूं कि मनीष खंडूरी जी इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। देखिए, खंडूरी जी जब कांग्रेस में शामिल हुए, वो चाहते तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते थे और आसान जीवन की राजनीति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष को चुना, कांग्रेस के विचारों को चुना। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि आगे में टिकट किसी को भी मिले, ये ज्यादा जरूरी समझना है कि कांग्रेस 3 बार इस प्रदेश में क्यों हारी है, क्या कारण है, क्या ये हम में कुछ कमी है, नेताओं में कमी है, क्या ये संगठन में कमी है, क्या ये दोनों में कमी है। और उन्हें टिकट मिलता है तो जिस तरह से उन्होंने मेरी मदद कर रखी है, मैं भी कांग्रेस में रहते उनकी पूरी मदद करूंगा। दोनों नेताओं के बयानों से साफ है कि हरीश रावत चाहे जो कहें, चुनाव में एक और हार का डर नेताओं को अभी से सता रहा है और 2019 में हार का अंतर बता रहा है कि डर के आगे जीत नहीं, हार भी हो सकती है। हालांकि हरीश रावत अभी सिर्फ टिहरी को छोड़कर बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस के हालात ठीक बताते हैं। हमने गोदियाल को मुद्दा बना करके इस समय एक आम सहानुभूति श्री गणेश गोदियाल के साथ है, पार्टी को उसका फायदा उठाना चाहिए। अब हालात यही रहे तो हरीश रावत चाहे जो कहें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आगे कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने से बचते नजर आए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। प्रदेश में रोज एक्सीडेंट होने पर सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त इलाज करेगी, चाहे व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड हो या ना हो। दून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसकी घोषणा की और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से इलाज होने पर वाउचर पर मरीज के लिए साइन भी कराए जाएंगे, जिससे मरीज को भी पता चल सके कि सरकार ने इलाज पर कितना खर्च किया। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में आज कैथ लैब का शिलान्यास भी किया गया, जिसमें दिल के मरीजों के सभी टेस्ट से लेकर इलाज की सुविधा की तैयारी होगी, जो 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस के दिन से काम करना शुरू कर देगा। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और माननीय मंत्री जी ने आज जो है ये घोषणा भी करी है कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो है वो हम अपने यहाँ उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजेस में शुरू करेंगे और सबसे पहले दून मेडिकल कॉलेज में ये शुरू होगा। तो
तो मेनका एक अच्छी खबर आ रही है। कुमाऊं का सबसे बड़ा घंटाघर पिथौरागढ़ मुख्यालय में बनकर तैयार हो गया है। 60 फीट ऊंचा घंटाघर आजाद भारत में कुमाऊं का पहला घंटाघर होगा। बिल्कुल, और घंटाघर को काफी हद तक पहाड़ी शैली में तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट इस पर देखिए जरा। पिथौरागढ़ के टकाना में बना घंटाघर इन दिनों हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। करीब 52 लाख की लागत से बना घंटाघर देखने वालों को खासा लुभा रहा है। ये घंटाघर उत्तराखंड का सबसे आधुनिक घंटाघर है। इसमें मुख्य दरवाजे के साथ 28 झरोखे हैं। यही नहीं, और टावर क्लॉक भी नई तकनीक से लैस है। GPS कनेक्ट है। साथ ही क्लॉक को चलाने के लिए 48 घंटे का बैटरी बैकअप भी रखा गया है। घंटाघर की घंटी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हर घंटे बजेगी। कलेक्ट्रेट के लुक को भी हम लोगों ने चेंज किया था। कुछ चौराहों का भी हम लोगों ने सौंदर्यकरण किया। शहीद स्मारक, पंत स्मारक में भी हम लोगों ने कुछ सुधार या रेनोवेशंस किए। इसी तरीके से घंटा घर भी हम लोगों ने जो बनाया है, क्लॉक टावर, तो कहीं ना कहीं एक आइकॉनिक प्लेस के तौर पे टूरिस्ट को और हमारे जो लोग हैं उन्हें एक प्राइड का सब्जेक्ट ऑफ प्राइड भी रहेगा उनके लिए और अट्रैक्ट करेगा। घंटाघर की तलहटी को बहुत बेहतरीन अंदाज में सजाया गया है। स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानी भी यहाँ मजे से बैठ सकते हैं। डीएम पिथौरागढ़ ने खनिज न्यास की धनराशि से इसे तैयार करवाया है। बेहतरीन क्लॉक टावर बनने से शहर के भीतर सैलानियों को लुभाने का एक केंद्र भी स्थापित हो गया है। और यही नहीं, ये क्लॉक टावर सोर घाटी के सौंदर्य को 4 चांद भी लगा रहा है। हमारे शहर में ये जो क्लॉक टावर बना है ये बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव है। हम लोग भी इसको देखने के लिए बहुत बार जा रहे हैं। ये हमारे शहर की एक पहचान बन गया है। में धीरे धीरे नई नई चीज़ें बनती रह रही है। जैसे इंडियन फ्लैग बना था, और ये जो टावर है इसका रात का व्यू तो काफ़ी खूबसूरत होता है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। और मैंने आज तक अभी क्लॉक टावर तो अभी तक देखा नहीं है। आज पहली बार देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्लॉक टावर देख के। एक दौर में कई शहरों में घंटाघर बना करते थे, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद ये पहला मौका है जब किसी शहर में आधुनिक क्लॉक टावर बना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि क्लॉक टावर पिथौरागढ़ शहर को नई पहचान देने में सफल होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जानिए, आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।